Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about genital injuries during labor. उसमें हम रप्चर ऑफ यूट्रस के बारे में और विसरल इंजुरीज के बारे में देखेंगे और उसके मैनेजमेंट के बारे में हम थियोरिटिकल अपडेट्स लेंगे। ये जो ऑब्स्टेट्रिक्स सब्जेक्ट है उसके दूसरे कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, प्रीटर्म लेबर है। वो सभी टॉपिक्स के वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इफ यू वांट टू रेफर देन यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इन टुडेज टॉपिक, first of all, rupture of the uterus during labor. So disruption in continuity in all uterine layers. So uterine layer जैसे कि endometrium, inner layer, then myometrium, second layer, and serosal layer, outer layer. At any time beyond 28 weeks of pregnancy is called rupture of uterus. यानी कि 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो लेबर प्रोसेस है, प्रीटर्म लेबर हो या टर्म लेबर हो या पोस्ट टर्म लेबर हो, उस दौरान अगर यूटेराइन रप्चर होता है या सम टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रप्चर हो सकता है बिकॉज ऑफ फॉल और इंजुरी, तो उसे रप्चर ऑफ यूट्रस कहा जाता है। तो उसमें ये जो यूटेराइन है उसके तीनों लेयर में डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। देन इंसिडेंस इट वेरीज फ्रॉम 1 in 2000 टू 1 in 200, यानी कि 200 प्रेग्नेंट लेडी में एक केस ऐसा निकल सकता है, या 2000 प्रेग्नेंट लेडी में एक केस जो है वो यूटेराइन रप्चर का हो सकता है। देन इटियोलॉजी, कॉजेटिव फैक्टर्स, तो उसे हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंडर में डाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस, देन स्कार रप्चर, देन आइट्रोजेनिक। सो स्पॉन्टेनियस रप्चर ग्रैंड मल्टीपेरा, यानी कि जिसे 2-3 से भी ज्यादा डिलीवरी हुई हो, तो ऐसे केसेस में हो सकता है। कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, अगर यूटेरस में कोई कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन है, यानी कि यूटेराइन एनामली जिसे हम कहते हैं, सेप्टेड यूट्रस है, बाइकॉर्नियट यूट्रस है, स्मॉल यूट्रस है, एंड सो ऑन। देन कोवेलियर यूट्रस। सो कोवेलियर यूट्रस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो प्लेसेंटा रहती है, जो यूटेरस में इम्प्लांट होती है, तो वो प्लेसेंटा जो है वो मायोमेट्रियम लेयर के कुछ हद तक ही वो इम्प्लांट होती है, लेकिन उससे भी आगे अगर वो स्प्रेड होती है अप टू द लेवल ऑफ सीरोसल लेयर, और कई कई बार तो वो ब्लैडर में भी स्प्रेड होती है, तो ऐसे केसेस को कोवेलियर यूट्रस कहा जाता है। तो उसमें भी स्पॉन्टेनियस रप्चर हो सकता है। देन यूटेराइन ऑपरेशंस लाइक dilatation and curettage and manual removal of placenta during obstructed placenta or retained placenta. देन स्कार रप्चर में प्रीवियस एलएससीएस, अगर पहले किसी का एलएससीएस से डिलीवरी हुआ हो और आफ्टर 2-3 ईयर दूसरा डिलीवरी जो है अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है, और उस दौरान इंट्रायूटेराइन प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो ओल्ड एलएससीएस का स्कार रहता है वहां से यूट्रस रप्चर हो जाता है। देन हिस्टेरोटोमी, डिलीवरी से पहले ऐसी कोई प्रोसीजर हुई हो यूटेरस के अंदर जिसकी वजह से यूटेरस में कट लिया गया हो या सूचर्स आए हो, तो ऐसे केसेस में भी सेम जो कॉज हमने डिस्कस किया एलएससीएस में, वैसी सेम कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन आइट्रोजेनिक, यानी कि ट्रीटमेंट या डॉक्टर इंड्यूस्ड के बारे में अगर हम बात करें, तो ऑक्सीटोसिन, कई बार क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सेंसिटिविटी ज्यादा होने की वजह से या ओवर ऑक्सीटोसिन होने की वजह से भी कॉन्ट्रैक्शंस एकदम बढ़ जाते हैं और इंट्रायूटेराइन प्रेशर एकदम ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रप्चर हो सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स सेम चीज है। देन फोर्सेबल एक्सटर्नल वर्जन, सो एक्सटर्नल वर्जन भी हमने इससे पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वर्जन में क्या होता है, एक्सटर्नली बेबी की पोजीशन चेंज की जाती है। अगर फोर्सिबल वर्जन किया जाए तो उसकी वजह से भी यूट्रस जो है वो ट्रिगर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शंस एकदम से स्टार्ट हो सकते हैं और यूट्रस रप्चर हो सकता है। फॉल और ब्लो ऑन एब्डोमेन, सो दिस इज लाइक मैन मेड, अगर पेशेंट जो है वो गिर जाता है या स्लिप हो जाता है और जिसकी वजह से एब्डोमेन पे सीधा ब्लो आता है, तो ये हो सकता है। देन डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस, सो ये डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस क्या होता है, कई बार फीटल डेथ की वजह से थ्रू वजाइना इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करके फीटल बॉडी पार्ट को ब्रेक किया जाता है ताकि इजीली वो डिलीवर हो सके।
खास तौर पे सीपीडी की कंडीशन में ऐसा किया जाता है। तो ये करते टाइम अगर मदर के यूटेराइन सेल्स या टिश्यू को अगर इंजरी हो जाती है तो यूटेराइन रप्चर हो सकता है। देन मैन्युअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा, द सेम थिंग, मैन्युअल रिमूवल के टाइम पे अगर इम्प्रॉपर टेक्निक फॉलो की जाए या रिमूवल के टाइम पे ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन्स का डोज बढ़ाया जाए तो भी रप्चर हो सकता है। देन नेक्स्ट इज फोर्सेप्स डिलीवरी। सो फोर्सेप्स के टाइम पे भी अगर फोर्सेप्स अप्लाई करते टाइम यूटेरस का कोई पार्ट फोर्सेप्स एंड फीटल हेड के बीच में अगर क्लिप हो जाता है तो उसकी वजह से भी रिट्रैक्ट करते टाइम यूट्रस जो है वो रप्चर हो सकता है। Then next is types. Complete, that is rupture of all layers. Incomplete, that includes peritoneum remains intact. Means क्या होता है, complete में तीनों लेयर जो है वो सारे एक साथ रप्चर हो जाते हैं और इनकम्प्लीट में क्या होता है, पेरिटोनियम जो है वो इंटैक्ट रहता है, सिर्फ मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियल और डेसिडियल लेयर ही रप्चर होता है। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ रप्चर्ड यूट्रस। सो आप इस कंडीशन को कैसे डायग्नोज कर सकते हो, तो वेरिंग डिग्रीज ऑफ टेंडरनेस ऑन यूटेराइन पाल्पेशन। सो जैसे आप पेशेंट को पर एब्डोमिनली पाल्पेशन करोगे तो पेशेंट को पेन फील होगा, टेंडरनेस फील होगी। देन FHS में बी रेगुलर और एब्सेंट। सो कई बार क्या होता है कि FHS जो है वो एब्सेंट आते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एस्केप्शन ऑफ फीटस और चेंज इन द पोजीशन ऑफ फीटल बॉडी और समटाइम IUD की वजह से भी एब्सेंट आ सकते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ फीचर ऑफ शॉक। सो यूटेराइन रप्चर होता है, सारे लेयर्स ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से वेसल्स में से इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है। पाल्पेशन ऑफ सुपरफिशियल फीटल पार्ट। तो रप्चर अगर बहुत ज्यादा है तो रप्चर में से बेबी एस्केप होकर एब्डोमेन कैविटी में आ जाएगा जिसकी वजह से उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो इजीली पाल्पेट कर पाओगे सुपरफिशियली। देन एब्सेंस ऑफ यूटेराइन कॉन्टोर। सो एक यूटेराइन कॉन्टोर जो रहता है दैट इज पर एब्डोमिनली आप यूट्रस को पूरा ग्लोब के जैसे पाल्पेट कर पाते हो तो वो ग्लोब जो है उसका कॉन्टोर जो है वो मिस हो जाता है। देन प्रेजेंस ऑफ टू सेपरेट स्वेलिंग, वन कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस एंड फीटल ओवर। सो क्या होता है, फीटस जो है वो रप्चर्ड पार्ट से एस्केप हो जाता है एब्डोमेन कैविटी में, तो फीटस का अलग ओवर्ड फील होगा और कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस जो है वो अलग एक जिसे हम कहते हैं कि एक बोल की तरह या एक राउंड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर की तरह आपको फील होगा। देन वेरिंग डिग्री ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग। सो अगर जो वजाइनल जो यूटेराइन रप्चर का जो पार्ट है वहां से जो ब्लीडिंग है अगर थ्रू वजाइना आता है तो कई बार स्मॉल डिग्री से लेके एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो आपको थ्रू वजाइना देखने को मिलेगा। देन मैनेजमेंट इन दैट प्रोफाइलेक्सिस। सो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, previous history of LSCS, hysterotomy. So here this is by mistakenly it is hysterectomy, actually this is hysterotomy. Then myomectomy, then uncorrected transverse lie, then grand multiparity and known case of hydrocephalus. So prophylaxis यानी कि इतनी कंडीशंस जो है उन सभी कंडीशंस को आपको रूल आउट करना है। अगर पेशेंट में इनमें से कोई भी अगर कंडीशन है तो यू नीड टू सस्पेक्ट कि इस पेशेंट को यूटेराइन रप्चर ड्यूरिंग लेबर हो सकता है और उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो है वो लेने हैं। देन नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। इन ट्रीटमेंट लेप्रोटोमी, दिस इंक्लूड्स hysterotomy, then repair and sterilization, then resuscitation. So first of all क्या किया जाता है, अगर जैसे ही पता चलता है डायग्नोज होता है कि रप्चर हुआ है तो एब्डोमेन ओपन किया जाता है, यूटेरस को लोकेट किया जाता है और जिस पार्ट में रप्चर हुआ है उसे रिपेयर किया जाता है। रिपेयर करने के बाद स्टेरिलाइजेशन, ये डिपेंड करता है कि रप्चर कैसा है। बहुत ही ज्यादा रप्चर है कि हील होने के बाद उस पर्टिकुलर यूट्रस में प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के या अचीव करने के कोई चांस नहीं है तो ट्यूबेक्टमी भी साथ में की जाती है, क्योंकि अगर बाय मिस्टेक पेशेंट जो है अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करेगा और उसे नॉलेज नहीं है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में पेशेंट को फिर से ये सेम कॉम्प्लिकेशन आ सकती है।
देन रिसर्सिटेशन, जैसे कि हमने देखा कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इसमें होता है, तो शॉक की वजह से जो मैटरनल डिस्ट्रेस होता है उसमें रिसर्सिटेशन जरूरी रहता है। नेक्स्ट इज ब्लैडर। सो ब्लैडर इंजुरी कब हो सकती है, उसके क्या कारण हैं? तो इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे, जैसे कि फोर्सेप्स के टाइम पे, अगर अलोंग विथ यूटेरस एंड वेजाइनल टिश्यूज अगर ब्लैडर टिश्यू भी फोर्सेप्स में क्लिप हो जाते हैं तो ट्रैक्शन के टाइम पे ब्लैडर इंजर हो सकती है। देन डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन के टाइम पे अलोंग विथ यूटेराइन और वेजाइनल और सर्वाइकल टिश्यूज कभी कभी परफोरेशन जो है वो ब्लैडर तक पहुंच सकता है। देन फोर्सेप्स डिलीवरी के टाइम पे, जैसे कि आई डिस्कस्ड। देन एलएससीएस और हिस्टेरोटॉमी फॉर रप्चर्ड यूट्रस, यानी कि अगर यूटेराइन रप्चर है या एलएससीएस की प्रोसीजर परफॉर्म करते टाइम पे इंस्ट्रूमेंटेशन जो है बाय मिस्टेकली अगर ब्लैडर अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो इंजुरी हो सकती है। देन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, दैट इज स्लफिंग फिस्टुला, यानी कि कई बार क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में बोनी पेल्विस और वजाइना में जो पार्ट होता है प्रेजेंटिंग पार्ट वो स्टक हो जाता है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो बोनी पेल्विस, देन बाद में ये ब्लैडर एंड देन बोनी प्रेजेंटिंग पार्ट, तो बीच में ये ब्लैडर जो है वहां पे हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप होती है जिसकी वजह से स्लफिंग फिस्टुला डेवलप होता है और इंजुरी हो सकती है। सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सो दिस इज द ब्लैडर पोर्शन, this is the bony portion of pelvis and this is presenting part. So क्या होता है, ये bony portion और ये bony presenting part के बीच में ये जो bladder tissue है वो compress हो जाते हैं for prolonged time duration and then वहां पे sloughing fistula develop हो सकता है। Then diagnosis. So blood stained urine following cesarean section और hysterectomy. So क्या होता है कि ब्लैडर है तो वहां पे यूरिन कलेक्शन होगा और अगर इंजुरी है तो यूरिन में ब्लड मिक्स होगा, तो वो एक इंडिकेशन है हेमेच्यूरिया की ब्लैडर इंजुरी हो सकती है। देन ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन अकर आफ्टर वेरिंग इंटरवल ऑफ फॉलोइंग डिलीवरी। सो कई बार क्या है कि स्फिंक्टर में अगर इंजुरी हो जाए, जो यूरेथ्रा है या नेक ऑफ ब्लैडर है जहाँ पे स्फिंक्टर्स रहते हैं या जो मसल्स है, अगर उसका टोन चला जाता है इंजुरी की वजह से तो वो स्ट्रिक्टली यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती है ब्लैडर और धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन जो है वो आता रहता है पेशेंट को और उसकी कंप्लेन रहती है। देन मैनेजमेंट में इन ट्रॉमेटिक इमीडिएट लोकल रिपेयर किया जाता है, जैसे पता चलता है ब्लैडर इंजुरी हुई है फॉर एग्जांपल एलएससीएस के दौरान या हिस्टेरेक्टमी के दौरान तो तुरंत उसे रिपेयर किया जाता है। देन सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर रखा जाता है और फॉर 10 to 14 डेज, यानी कि जब तक वो जो आपने रिपेयर किया है वो हील नहीं हो जाता तब तक कैथेटर मेंटेन किया जाता है। देन अगर ये ट्रीटमेंट फेल हो जाती है यानी कि रिपेयर नहीं हो पाता, देन 3 मंथ के बाद ये फिर से रिपेयर किया जाता है। Then in case of sloughing fistula, the repair is to be done after 3 months, क्योंकि वो फिस्टुला है एनो हाइपोक्सिया की वजह से होता है और वहां पे इन्फेक्टेड टिश्यूज रहते हैं, तो सबसे पहले तो उसे क्लीन किया करने के होने के लिए टाइम दिया जाता है और 3 मंथ के बाद रिपेयर किया जाता है और तब तक सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर जो है वो मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज रेक्टम इंजुरी। सो एनाटॉमिकली रेक्टम जो है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे रहता है यूट्रस एंड वजाइना के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, तो ड्यूरिंग लेबर स्पेशली प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के टाइम पे और एट द टाइम ऑफ एपिजियोटोमी ये जो प्रेजेंटिंग पार्ट है और ये जो बोनी पोर्शन है पेल्विस का उसके बीच में ऑर्गन प्रेस हो जाने की वजह से, कंप्रेस हो जाने की वजह से भी इंजुरी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये रेयर कंडीशन है। सो प्रोलॉन्ग कंप्रेशन ऑफ रेक्टम बाय हेड इन मिड पेल्विक कॉन्ट्रेक्शन with a flat sacrum predisposes to ischemic necrosis. So ischemic necrosis जो ऑक्सीजन लो होने की वजह से डेवलप होने वाली कंडीशन है, जो जनरली यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से होता है, ऑफ एंटीरियर रेक्टल वॉल एंड रिजल्ट इन रेक्टोवजाइनल फिस्टुला। तो सेम चीज है, जैसे ब्लैडर में फिस्टुला फॉर्म होता है स्लफिंग की वजह से, वैसे ही यहाँ पे इस्चेमिक नेक्रोसिस डेवलप होता है और यहाँ पे वजाइना एंड रेक्टम के बीच में फॉल्स ट्रैक यानी कि फिस्टुला फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं रेक्टोवजाइनल फिस्टुला। सो उसमें ट्रीटमेंट है, द रिपेयर इन सच केस शुड बी पोस्टपोन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। सो जहाँ पे फिस्टुला है, स्लफिंग है, नेक्रोसिस है, वहां पे हेल्दी टिश्यू डेवलप होने के बाद ही रिपेयर किया जाता है। देन यूरेथ्रा, ट्रॉमेटिक रिजल्टिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी और ड्यूरिंग
प्यूबर्टी, ये दो कंडीशन है जब ये इंजुरी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे ब्लैडर ऑफ इंजुरी में हमने मैनेजमेंट डिस्कस किया, वैसे ही उसे मैनेज किया जाता है। सो देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कॉमनली, जैसे कि लिस्ट ऑफ पेरिनियल टेयर, उसकी जो ग्रेडिंग है, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ obstetric anal sphincter injury according to RCOG, that is Royal College of Obstetrician and Gynecologist 2007. So first degree जो tear है वो है injury to perineal skin only. Second degree जो tear है that is injury to perineum involving perineal body muscles but not involving anal sphincter. Third degree है injury to perineum involving anal sphincter complex, that is external sphincter and internal anal sphincter. फोर्थ डिग्री है इंजुरी टू पेरिनियम इन्वॉल्विंग एनल स्फिंक्टर कॉम्प्लेक्स एंड एनल एपिथेलियम। सो इस तरीके से ये जो पोस्टीरियर पेरिनियल इंजुरी है एपिजियोटोमी की वजह से या टेयर की वजह से होती है, उसकी डिग्री है। सो दिस इज द पिक्चर, यहाँ पे ये दिस इज टेयर, दिस इज ओनली स्किन जो है पेरिनियम की वो इंजूर्ड दिखाई है यहाँ पे। देन सेकेंड डिग्री जो टेयर है वहां पे स्किन के साथ साथ ये जो मसल्स है पेरिनियल मसल्स वो भी इंजूर होते हुए दिखाए हैं पिक्चर में। देन इन थर्ड डिग्री टेयर along with skin along with muscles anal sphincter जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वो दोनों जो है वो इन्वॉल्व दिखाए हैं यहाँ पे। यू कैन सी ये जो है एनल स्फिंक्टर का पोर्शन है सेकेंड डिग्री में इंटैक्ट दिखाया है, लेकिन यहाँ पे वो जो पोर्शन है वो ब्रेक हुआ है। देन फोर्थ डिग्री पेरिनियल टेयर में यू कैन सी हियर स्किन, मसल्स, sphincter complex and epithelium of anal canal. So you can see clearly make out here ये जो anal canal है ये continuous ये injury के साथ उसकी continuity यहाँ पे दिख रही है। So this is regarding grading. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.